Hello friends, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and in today's video we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जैसा कि मैंने रैपिड डिटेल की अपनी न्यू लॉज की सारी सीरीज चलाई हुई है, जिसमें मैं रैपिड डिटेल में न्यू हमारे जो तीनों लॉज आए हैं उसको पढ़ा रहा हूँ। और ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक और वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियोज़ में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 95 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूर्ण तरीके से अच्छे से इंटरप्रिटेशन के साथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी के साथ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज वाली लेक्चर में हमें स्टार्ट करने फ्रॉम रीडिंग सेक्शन 96 के बाद वाले प्रावधान। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड में सेक्शन 96 से पढ़ना चालू करता हूँ। सेक्शन 96, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। अब कब सर्च वारंट, जांच पड़ताल, कब खोजाबीनी का वारंट इशू किया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 96 का सब सेक्शन 1, वेयर, जहां अब ए क्लोज, any court has reason to believe that a person to whom a summons order under section 94, any court has reason to believe, किसी भी कोर्ट को यकीन करने के कारण है that a person to whom a summons, कि किसी व्यक्ति को सम्मन भेजे जा चुके हैं। ठीक है, और ऑर्डर किया गया है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक व्यक्ति को सम्मन भेजे जा चुके थे कि एक चीज़ को प्रस्तुत करो, कोर्ट में लेके आओ। अब देखिए, और रेक्विजिशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 95, या सेक्शन 95 के सब सेक्शन 1 में रेक्विजिशन रिक्वायरमेंट भेजी थी CGM ने, DM ने, हाई कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ सेशन ने, किसको पोस्टल अथॉरिटी को, कि ये कोई दस्तावेज पार्सल हमें जो जिस व्यक्ति को हम बोलते हैं उनको दो, या फिर क्या होता है हैज़ बीन और माइट बी एड्रेस्ड, उसके पास भेजा जा चुका है या उसके पास पोस्टल अथॉरिटी या किसी व्यक्ति के पास भेजा जाना है एक संबंध। देखिए, विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, और कोर्ट को यकीन करने के कारण आ जाते हैं कि वो व्यक्ति जिसके पास अब ये सम्मन जाएगा और सम्मन जिसके पास भेजा जा चुका है एक वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए सेक्शन 94 में, और एक रेक्विजिशन भेजी जा चुकी है पोस्टल अथॉरिटी के पास सेक्शन 95 के सब सेक्शन 1 में, वो क्या करेंगे, और वुड नॉट प्रोड्यूस, वो या तो सम्मन भेजा चुका वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे उस वस्तु को, और थिंग एज रिक्वायर्ड बाय सम्मन और एक्विजिशन, जो भी वस्तु उन्हें सम्मन में या एक्विजिशन में प्रोड्यूस करने की बोले गया था वो उन्हें नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, बी सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। तो जो डॉक्यूमेंट और जो थिंग जो कोर्ट को मंगवानी है, अपने आप प्रस्तुति करवानी है, कोर्ट को ही नहीं पता वो डॉक्यूमेंट और थिंग किसकी पोजेशन है, मतलब किस व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट और थिंग मिलेगी। तो अब देखिए क्या होगा, सी द कोर्ट कंसिडर्ड एट द पर्पसेस ऑफ एनी इंक्वायरी। तो कोर्ट समझता है, अदालत समझता है कि अगर इतना डिले हुआ तो, और किसी इंक्वायरी के लिए, किसी ट्रायल के लिए, और अदर प्रोसीडिंग अंडर द संहिता, इस संहिता के तहत और कोई अन्य प्रक्रिया के लिए, विल बी सर्व्ड बाय द जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, की डॉक्यूमेंट की हाजिरी प्रस्तुति जरूरी हो गई है और वो तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे। तो अब कैसे किसी इंक्वायरी के लिए, किसी ट्रायल के लिए, अदर प्रोसीडिंग के लिए इस संहिता के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब क्या करवा सकते हैं कोर्ट, जनरल सर्च करवा सकती है उस प्रीमिसेस का और उस पोस्टल अथॉरिटी का, या फिर इंस्पेक्शन भी करवा सकती है। ठीक है, तो प्रीमिसेस बेटर रहेगा, पोस्टल अथॉरिटी का जनरल सर्च नहीं करवा सकती। ठीक है, वो तो हमारे सेक्शन 95 में होता है, और इंस्पेक्शन या उसकी इंस्पेक्शन मतलब छानबीन कर सकती है उस प्रीमिसेस की। ठीक है, अब सेक्शन 96 का सब सेक्शन 1 का लेटर पार्ट, इट में इशू अ सर्च वारंट। तो कोर्ट क्या करेगी, में उसकी पावर है, डिस्क्रिप्शन है कि क्या वो सर्च वारंट इशू करे भी ना भी करे। तो हम मान के चलते सर्च वारंट इशू करते, तो अब क्या होगा, एंड द पर्सन टू होम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड, और जिस व्यक्ति को अब सर्च वारंट डायरेक्टेड किया गया है, निर्देशित किया गया है कि तुम क्या करोगे, तुम छानबीन करोगे। अब देखिए, मे सर्च और इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस, तो वो सर्च करेगा, खोजबीन करेगा, और इंस्पेक्ट, अगर चीज़ मिल जाएगी तो वहीं पे उसको इंस्पेक्ट करेगा, उसकी इंस्पेक्शन बैठाएगा इन अकॉर्डेंस देयर विद, जो उस सम्मन्स में, जो उस ऑर्डर में डायरेक्शंस दी गई है उसके हुबहू। ठीक है, अब देखिए, एंड द प्रोविजंस हियरिन आफ्टर कंटेन, और जो प्रोविजन प्रावधान अब सेक्शन 96 के सब सेक्शन 1 के नीचे दिए गए हैं, तो वो व्यक्ति जिसको सर्च वारंट एक डायरेक्ट किया गया है कि वो सर्च करेगा या फिर वो इंस्पेक्ट करेगा, तो वो वैसे ही इन प्रावधानों को मानते हुए करेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 96 का सब सेक्शन 2, जो कि बताता है द कोर्ट में इफ इट थिंक फिट। तो अगर अदालत को उचित लगता है, स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस, तो स्पेसिफाई कर देगी कोर्ट पर्टिकुलर प्लेस की कौन सी वो निश्चित जगह है, और पार्ट, या उस जगह का, उस प्रीमिसेस का कोई पार्ट है, भाग है, देयर ऑफ, जहाँ पे सर्च होनी है, टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन सेलेक्शन, कि वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस पर, उस पर्टिकुलर भाग पर, पार्ट पर ही
सर्च और इंस्पेक्शन होनी है, ठीक है। मतलब मान के चलिए एक मजिस्ट्रेट साहब को लीला होटल के कमरा नंबर 501 में सर्च करवानी है, वहाँ कोई दस्तावेज पड़ा होगा, तो अब वारंट में भाई मजिस्ट्रेट लिख देंगे सर्च वारंट में कि भाई कमरा नंबर 501 द लीला होटल जो एम्बियंस मॉल गुड़गांव की साइड में, उसमें कमरा नंबर 501 में ही सर्च करो। तो अब जो सर्च वारंट जो जिस व्यक्ति को दिया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, तो वो व्यक्ति लीला होटल में जाएगा। वो ये नहीं है कि हर कमरे में घुस घुस कर बढ़ कर देखा कि कहाँ है वो। अगर भाई मैजिस्ट्रेट ने वो सर्च वारंट में लिखवा दिया कि कमरा नंबर 501 में सर्च करनी है, तो प्लेस भी स्पेसिफाइड है, और अगर लिख दिया कि वहाँ जाके बस अलमीरा में ही सर्च करनी है कमरा नंबर 501 में, तो वहीं तक ही सर्च एक्सटेंड होगी और कहीं तक भी नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड। अब जिस पर्सन को सर्च के लिए डायरेक्टेड किया गया है, तो वो अब उस प्लेस को और उसी एक जगह को इंस्पेक्ट करेगा और किसी को नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 96 का सब सेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 96 का सब सेक्शन 3, जो कि बोलता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। तो कुछ भी नहीं इस सेक्शन का, कुछ भी नहीं इस प्रावधान का 96 का रोकेगा किसको, शैल ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट। तो कुछ भी नहीं इस सेक्शन का, इस प्रावधान का ऑथराइज नहीं करेगा मैजिस्ट्रेट साहब को क्या करने से, अदर देन अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी। ये लीजिए कि अब पोस्टल अथॉरिटी में सर्च होना है किसी डॉक्यूमेंट के लिए, किसी पार्सल के या किसी अदर थिंग के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पोस्टल अथॉरिटी में सर्च के वारंट निकाल सकते हैं, कोई आम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं निकलवा सकता, ठीक है। तो ये हमें बताता है सेक्शन 96 का सब सेक्शन 3। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 97 ऑफ द BNSS, जो कि बोलता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। अब छानबीन की जाएगी उस जगह की जिसमें कि शक है कि इस जगह में क्या पाया जा सकता है, स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब चोरी की गई संपत्ति, फोर्स डॉक्यूमेंट या फिर जाली दस्तावेज और इनसे मिलती हुई एटसेट्रा बहुत चीज़ें। अब देखिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 97 का सब सेक्शन 1, जो कि बताता है इफ़ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अगर कि DM साहब को, SDM साहब को या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब को क्या मिलता है, अपॉन इन्फॉर्मेशन एक जानकारी मिलती है, एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, और उस जानकारी के ऊपर DM साहब, SDM साहब और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब इंक्वायरी बैठा लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, एज ई थिंग्स फिट नेसेसरी, जो उनको इंक्वायरी बैठाना जरूरी समझते हैं वो या नहीं समझते, मतलब जरूरी समझते हैं तो उस जानकारी के ऊपर इंक्वायरी वो मेड कर लेंगे, अगर जरूरी नहीं समझते इंक्वायरी मेड नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होगा, हैज़ रीजन टू बिलीव, और जानकारी मिलने के बाद DM साहब को, SDM साहब को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब को यकीन करने के कारण हो जाते हैं क्या, डेट एनी प्लेस इज यूज फॉर द डिपॉजिट, की कोई जगह यूज इस्तेमाल की जा रही है कि वहाँ डिपॉजिट होता है, जमा होता है क्या, और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर वहाँ सेल फिरोग मतलब खरीद फिरोग या फिर बेची जाती है वहाँ स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब चोरी वाली संपत्ति, मतलब चोरी वाली संपत्ति या तो वहाँ डिपॉजिट होती है किसी जगह पर या वहाँ चोरी वाली संपत्ति को बेचा जाता है, ठीक है। उसके बारे में यकीन करने के कारण आते एक जानकारी। सब देखिए, और फॉर द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, या फिर डिपॉजिट, सेल या प्रोडक्शन पर वो प्लेस का इस्तेमाल हो रहा है किसी जगह पर जिसपे डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है, किसी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मतलब आपत्तिजनक किसी आर्टिकल का, वस्तु का, ठीक है, टू विच दिस सेक्शन अप्लाई, और उस ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल पर सेक्शन 97 ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, और डेट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस, या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल एक जगह पर डिपॉजिट किया गया था, वहाँ सेल और प्रोडक्शन नहीं होती, वहाँ डिपॉजिट किया था, जमा करवाया गया था। अब देखिए, ही मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। अब DM साहब, SDM साहब या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक पुलिसकर्मी जो कि कांस्टेबल की रैंक से ऊपर होगा उसको ऑथराइज कर देंगे कि वो क्या करेगा, ये करेगा, ए टू एंटर विद सच असिस्टेंट एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, कि उस प्लेस में घुस जाओ जहाँ पर खरीद फरोख्त चल रही है या डिपॉजिट की वो जगह है स्टोलन प्रॉपर्टी की, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल की, तो कांस्टेबल जिसको एक DM, SDM या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑथराइज कर देंगे कि वहाँ आप एंटर कर जाओ, आप वहाँ घुस जाओ, और ऐसे असिस्टेंट के साथ घुसो, मतलब कोई और पुलिसकर्मी की जरूरत है तो उनका सहारा लेके भी आप घुस सकते हो, ठीक है, उस सच प्लेस में। बी टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट। अब जो SDM साहब ने, DM साहब ने और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब ने जो वारंट में जो तरीका स्पेसिफाई किया था उस तरीके से उस जगह में घुस कर सर्च कोज करो, ठीक है। कौन करेगा, वो पुलिस ऑफिसर जो कि कांस्टेबल की रैंक के ऊपर होगा, मतलब कांस्टेबल भी हो सकता है सर्च करने वाला पुलिस ऑफिसर और उसके रैंक के ऊपर वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो कांस्टेबल से तो भाई पुलिस डेजिग्नेशन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, तो मतलब सबसे स्मॉल
डेजिग्नेटेड वाले व्यक्ति को भी सर्च करने की शक्ति दे दी है 97 ने। अब देखिए सी, टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, वो जो पुलिस ऑफिसर सर्च कर रहा है वो पोजेशन कब्जा में ले लेगा कोई भी संपत्ति को, और आर्टिकल देर इन फाउंड, या कोई भी आर्टिकल संपत्ति मिलती है वहां पे मिलती है उस जगह पर, विच ही रीजनेबली सस्पेक्ट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, और वो आर्टिकल या वो प्रॉपर्टी उस पुलिस ऑफिसर को जो सर्च कर मेड कर रहा है एक जगह पे, वो उसको लगता है, शक आ जाता है कि ये तो चोरी वाली संपत्ति है, और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल या उस पुलिसकर्मी को जो सर्च मेड कर रहा है उसको सस्पेक्ट उठ जाता है, शंका उठ जाती है कि यह ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल एक आपत्ति वाला आर्टिकल है। टू विच दिस सेक्शन अप्लाई, जिस पर ये धारा अप्लाई हो रही है। अब डी, टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, कन्वे कर देगा वो पुलिस ऑफिसर जो कि सर्च मेड कर रहा है वो आर्टिकल या फिर वो प्रॉपर्टी किसके सामने, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिसने कि वो सर्च वारंट उसको ऑथराइज किया था। अब देखिए, और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट अंटिल द ऑफेंडर इज टेक बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, या जो प्रॉपर्टी है या फिर जो आर्टिकल है उसको वो पुलिसकर्मी उसी जगह पर उसी स्पॉट पर गार्ड करेगा, मतलब उसकी रखवाली करेगा जब तक कि ऑफेंडर को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाया ना जा सके। ठीक है, मतलब ऑफेंडर, मतलब एक मान के चलिए एक सर्च वारंट काटा था, निकाला था, इशू किया था जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने, एक पुलिसकर्मी जो कि कांस्टेबल की रैंक के ऊपर था उसको दे दिया, मतलब मान के चलिए कांस्टेबल को ही दे दिया सर्च वारंट। ठीक है, तो अब वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने भाई वो कांस्टेबल वो पुलिसकर्मी वो पुलिस ऑफिसर जाएगा, तो जाएगा तो वो क्या देखेगा भाई, अगर उसको सस्पिशन उठ जाता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये फिर आर्टिकल ऑब्जेक्शनेबल है, तो उसको क्या करेगा, जब्त कर लेगा। अगर जब्त नहीं किया जा सकता तो वहां पर उसकी रखवाली करेगा, और कब तक रखवाली करेगा, जब तक कि उस ऑफेंडर को जिसने वो जिस पे सस्पिशन पैदा हुआ था वो मैजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया ना जा सके। और कौन से मैजिस्ट्रेट के समक्ष, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष, क्योंकि उसने सर्च वारंट काट के दिया था। अब देखिए, और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ इट इन द सम प्लेस ऑफ सेफ्टी, या फिर ऑफेंडर को मैजिस्ट्रेट के सामने जब तक एक कोई उसको ऑफेंडर को ले जाया जा रहा है वो पुलिस ऑफिसर उसकी रखवाली करेगा उस आर्टिकल की, उस चोरी वाली प्रॉपर्टी की, या फिर अदरवाइज डिस्पोज कर देगा उस प्रॉपर्टी को या फिर उस आर्टिकल को किसी ऐसी जगह जो कि प्लेस ऑफ सेफ्टी है, मतलब कोई सुरक्षा की जगह में। ठीक है, मतलब उस आर्टिकल को और उस चोरी की गए उसको प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब ई, टू टेक इनटू कस्टडी, अपनी हिरासत में ले लेगा वह पुलिसकर्मी जो सर्च मेड कर रहा है और उसको कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है जो कि चोरी की है, कोई ऑब्जेक्शन आर्टिकल मिल जाता है जो कि आपत्ति भरा है। ठीक है, आप देखिए, अपनी कस्टडी अपनी हिरासत में ले लेगा वो पुलिसकर्मी उस प्रॉपर्टी को और उस आर्टिकल को, एंड कैरी बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाएगा जिसने कि सर्च वारंट इशू किया था। ठीक है, एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस हु अपीयर्स टू हैव बीन प्रीवी टू द डिपॉजिट, अब कोई भी व्यक्ति उस जगह पर मिलता है जहाँ पुलिस ऑफिसर ने एक सर्च करी थी और वहाँ उसको चोरी वाली संपत्ति प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिल जाते हैं, तो अब क्या उसके ऊपर प्रिजम्पशन रेज की जाएगी। इन सच प्लेस हु अपीयर्स टू हैव प्रीवी टू द डिपॉजिट, जो कि जुड़े हुए लगते हैं उस डिपॉजिट से कि भाई इन्होंने ही इस माल की चोरी के वाले इस संपत्ति की वहाँ पे डिपॉजिट करवाई थी, प्रीवी करवाई थी, या इस व्यक्ति ने सेल की थी चोरी वाली संपत्ति यहाँ पर, या ये व्यक्ति यहाँ इस चोरी वाली संपत्ति के ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल को प्रोड्यूस करता है, मतलब छापता है, बनाता है, ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल नोइंग और हैविंग रीजन टू रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, और पुलिसकर्मी को उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है कि यही व्यक्ति इनको इस डिपॉजिट सेल और प्रोडक्शन इस आर्टिकल के लिए जिम्मेवार है। तो क्या होगा, ऐसा केस में भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, और उस व्यक्ति को भी अब कहाँ लेके जाएगा, कस्टडी में, उस व्यक्ति को जो कि वहाँ प्रीवी टू द डिपॉजिट सेल और प्रोडक्शन वाले जो व्यक्ति वहाँ उस जगह पर मिलते हैं, पुलिसकर्मी ने सर्च वारंट को इशू किया था, मतलब अपनी सर्च जांच पड़ताल वहाँ जाके खोजा भी नहीं करी थी, उसको भी आर्टिकल के साथ, अगर आर्टिकल ले जाने वाला होगा या वो प्रॉपर्टी कोर्ट में ले जाने वाली होगी तो अपने साथ ले जाएगा, और उन व्यक्ति को भी अपने साथ कोर्ट में ले जाएगा। ठीक है, और कौन से कोर्ट में ले जाएगा, जिस कोर्ट ने सर्च वारंट इशू करके दिया था। ठीक है, अब सेक्शन 97 का सबसेक्शन 2 जो कि बताता है द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर, तो जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं जिस पर ये सेक्शन की धारा सेक्शन 97 बी एंड डबल एस की लगती है, तो वो कौन कौन सी है आर्टिकल्स, वो कौन कौन सी आपत्तिजनक चीज़ें हैं जिन पर लगती है। ए, काउंटरफिट कॉइन, अब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में काउंटरफिट कॉइन मतलब जो करेंसी होती है जो कि जाली करेंसी है वो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। बी, पीसीज ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कोइनेज एक्ट 2011, अब कोइनेज एक्ट में कोई मेटल के पीसीज हैं जो कि सिक्के की तरह लग सकते हैं, एक कोइन आता है तो सिक्का आता है, तो उसकी कॉन्ट्रावेंशन में लगते हैं कि भाई ये सिक्के की कोई डम्मी काटी हुई है और इस पर अब प्रिंटिंग हो रही है और फिर ये मार्केट में दौड़ेंगे,
तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल होता है। और ब्रॉड इनटू इंडिया इन अ कंट्रावेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इशूड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, या कस्टम्स एक्ट 1962 ने कोई मेटल जो कि सिक्के की तरह कोइन बन सकता है उस मेटल से, उसको मना किया गया था कस्टम एक्ट 1962 ने सेक्शन 11 में। तो वो आर्टिकल वहाँ उस पर मिलता है, तो वो उस प्लेस पर जाए सर्च हो रही है तो उसको भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल कहेंगे। सी काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टैम्प्स, कोई काउंटरफिट जाली मोहरे मिलती हैं, मोहरे मतलब सील, ठीक है, स्टैम्प, या फिर कोई काउंटरफिट करेंसी नोट या फिर कोई करेंसी मिलती है जो कि काउंटरफिट जाली है, तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। डी फोर्ज डॉक्यूमेंट, कोई जाली दस्तावेज मिलते हैं तो वो भी काउंटरफिट, तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। ई फॉल्स सील्स, कोई सील्स मिलती हैं जो मतलब ये सील होती है जो कि ईडी वाले सील लगा देते, प्रॉपर्टी पर एक ताला बांधकर उस पर कपड़ा लपेट सील लगा देते, ईडी ने सील किया है, तो ये ऐसी कोई सील मिलती है जो कि ये भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। एफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स रेफर टू इन सेक्शन 294 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, अब कोई भद्दे ऑब्जेक्ट मिलते हैं जो कि भद्दे ऑब्जेक्ट जो कि संदर्भ रखते हैं सीधे किससे, सेक्शन 294 भारतीय न्याय संहिता में जो भद्दे ऑब्जेक्ट बता रखे कि क्या क्या गंदे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मिलते हैं, तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। जी इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशन्ड इन क्लोज ए टू एफ, अब कोई भी जो क्लोज ए से लेके क्लोज एफ तक को इन चीज़ों को बनाने में कोई इंस्ट्रूमेंट्स या कोई मटेरियल मिलते हैं जो इन चीज़ों को बनाते हैं, किस चीज़ को, काउंटरफिट कॉइन को, मेटल को, काउंटरफिट करेंसी नोट को, काउंटरफिट स्टैम्प को, फोर्स डॉक्यूमेंट को, फॉल्स सील को, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स को, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स और वो मटेरियल्स जो कि क्लोज ए से लेके क्लोज एफ में बनाने के काम आते हैं और मटेरियल से बनता है वो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में फॉल करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 97 ऑफ द बी एंड डबल एस जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 98 ऑफ द बी एंड डबल एस जो कि बताता है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस, अब शक्ति है घोषित करने की सर्टेन पब्लिकेशंस को, मतलब जो पब्लिकेशंस है जो अथॉरिटीज जो कि कंपनियां जो कि बहुत सारे अखबार कुछ चीज़ें छापते हैं पब्लिश करते हैं, फॉरफिटेड कि उन पब्लिकेशंस को फॉरफिटेड की जब्त कर लिया जाए, उनकी जब्ती कर ली जाए, ठीक है। एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर द सेम, और घोषणा तो कर दी कि वो फॉरफिटेड है, कि वो फॉरफिटेड है मतलब वो कानून के विरुद्ध है, मतलब उनकी जब्ती कर ली जाए उन पब्लिकेशंस की, और जहाँ पर वो पब्लिकेशंस हैं उनकी सर्च की जाए उस जगह की। अब ये सेक्शन 98 में हमारे प्रोविजंस मिलेंगे। अब देखिए सेक्शन 98 का सब सेक्शन 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब देखिए सब सेक्शन 1, वेयर, जहाँ ए एनी न्यूज़पेपर और बुक, कोई भी अखबार या कोई भी किताब, और बी एनी डॉक्यूमेंट या कोई भी दस्तावेज, ठीक है। वेयर एवर प्रिंटेड, जहाँ कहीं भी वो प्रिंट हुआ, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रिंट हुआ, पर वो इंडिया में पाया जाता है ना, और वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो पब्लिकेशन ऐसा होता है जो कि वो है देशद्रोह वाला, देखिए, या और भी वाला है, देखिए वेयर एवर प्रिंटेड अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो पब्लिकेशन कहीं भी छपाओ, चाहे वो अखबार, चाहे वो बुक, चाहे वो दस्तावेज डॉक्यूमेंट कहीं भी छपाओ, और appears to the state government to contain any matter the publication of which is punishable under section 152 or 196 और section 197, 294, 295 और 299 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो एक अखबार, एक बुक या कोई भी दस्तावेज जो कि राज्य सरकार को लगता है, महसूस होता है कि ये इस अखबार में, इस बुक में या इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा मुद्दा छपा हुआ है जो कि पनिशेबल है, जिसकी की सजा कटवाई जाएगी अपराधी को, सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295, 299 प्रावधान के तहत भारतीय न्याय संहिता की, ठीक है। तो क्या करेगी अब द स्टेट गवर्नमेंट, तो राज्य सरकार क्या करेगी, मे बाय नोटिफिकेशन, तो एक नोटिफिकेशन पहले निकालेगी, स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन, तो राज्य सरकार अपने राय, अपने आधार बताएगी कि इस आधार पर राज्य सरकार को लगता है कि इस अखबार में, एक बुक में या फिर एक दस्तावेज में पब्लिकेशन है जो कि इन अपराधों को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर कंटेनिंग सच मैटर, और घोषित कर देगी राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकाल के अपने ग्राउंड्स बताकर, और घोषित कर देगी हर एक उस अखबार के कॉपी को, हर एक उस बुक की कॉपी को, हर एक उस दस्तावेज की कॉपी को, कि क्या जिसमें वो मैटर मुद्दा कंटेन है क्या, एंड एवरी कॉपी ऑफ सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट, की हर एक मैटर, हर एक जो कॉपी है उस बुक की, अखबार की और उस दस्तावेज की, वो गवर्नमेंट को फॉरफिटेड की जाए, मतलब जब्त की जाए, सरकार उसको जब्त करेगी, ठीक है। एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर में सीज द सेम, और ऐसे अब पब्लिकेशन हो गई तो तुरंत की तुरंत कोई भी पुलिसकर्मी, अब कोई भी रैंक यहाँ दे नहीं रखी है,
कोई भी पुलिसकर्मी अब क्या करेगा, सीज कर लेगा, जब्त कर लेगा उस न्यूज़पेपर की कॉपी को, उस बुक की कॉपी को, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को जिसने की राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के जिसको फॉरफिटेड डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए क्या होगा, वेयर आर फाउंड इन इंडिया, और जहाँ कहीं भी वो इंडिया में अब वो कोई भी उस फॉरफिटेड पब्लिकेशन की नकल मिल जाती है, ठीक है। एंड एनी मैजिस्ट्रेट मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब कोई भी मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और CGM, कोई भी मैजिस्ट्रेट अब क्या करेगा, may authorize any police officer not below the rank of sub inspector to enter upon and search for the same in any premises। एक मैजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस ऑफिसर को, पर वो पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर की रैंक, सब इंस्पेक्टर है उससे रैंक के ऊपर का होना चाहिए, उसको ऑथराइज कर देगा कोई भी मैजिस्ट्रेट कि एंटर अपॉन, की कहीं भी किसी भी प्रीमिसेस में घुस जाइए, एंड सर्च फॉर द सेम, और किसी भी प्रीमिसेस में घुसकर, किसी आवास में घुसकर सर्च करिए किसका, इन फॉरफिटेड डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर और बुक की कॉपी के लिए। अब देखिए, इन एनी प्रीमिसेस वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इशू, और किसी भी प्रीमिसेस में जहाँ कोई भी कॉपी, कोई भी नकल जो ये इशू है, फॉरफिटेड डॉक्यूमेंट है, इसका मिलता है, और एनी सच बुक, जो कि किताब का कोई नकल मिलती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको फॉरफिटेड डिक्लेयर कर दिया है, और अदर डॉक्यूमेंट में भी, या फिर कोई और अन्य डॉक्यूमेंट जो भी मिलता है उस जगह पर, आप उसमें घुसिए और उसको क्या करिए, और मे बी रीजनेबली सब्सपेक्टेड टू बी, और वो रीजनेबली सब्सपेक्टेड टू बी है, इस जगह में सर्च करेंगे तो ये फॉरफिटेड न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट की नकल हमें मेरे को मिल सकती है। तो कोई भी मैजिस्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर देगा कि आप एंटर करिए, एक प्रीमिसेस को सर्च करिए, ठीक है। और वो पुलिस ऑफिसर कौन सी रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। और जो ऊपर वाले पैराग्राफ में आया था कांस्टेबल, तो ऊपर वाले पैराग्राफ में जो वर्ड कांस्टेबल आया था आप उसको भी मार्क कर लीजिए, ठीक है। सेक्शन 97 के सब सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो कांस्टेबल पढ़ रहा था ना, आप उसको मार्क कर लीजिए। और अब हमने 98 किया, और 98 का सब सेक्शन 1 किया, और हम पढ़ेंगे 98 का सब सेक्शन 2 जो कि बताता है इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 99 बता रहा है प्रावधान 98 में और प्रावधान 99 में क्या समझना। ए, न्यूज़पेपर एंड बुक हैव द सेम मीनिंग एज इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। तो जो अखबार और जो किताब का मतलब है वो सेम हूबहू जेनेसिस कहाँ से पकड़ लेना, जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में जो डिफाइन कर रखा है वही आप न्यूज़पेपर और बुक का मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान में समझना। बी, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स, अब दस्तावेज में क्या क्या इंक्लूड होगा उसको भी इलैबोरेट कर रखा है। एनी पेंटिंग, दस्तावेज मतलब कोई लिखावट ही नहीं होती, पेंटिंग कोई चित्रकारी, ड्राइंग कोई ड्राइंग भी हो सकती है, और फोटोग्राफ कोई तस्वीर भी हो सकती है, और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन या कोई और अन्य विजिबल रिप्रेजेंटेशन है जो आंखों से देखी जा सकती है, तो वो भी क्या होती है, डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा होता है सेक्शन 98 का सब सेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 98 का सब सेक्शन 3 जो कि बताता है नो ऑर्डर पास्ड, तो कोई भी जो ऑर्डर पास किया था और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, या फिर एक्शन टेकन किया था इस सेक्शन के अंतर्गत तो उसको क्वेश्चन प्रश्न में नहीं उठाया जाएगा इन एनी कोर्ट, किसी भी अदालत में, और अदरवाइज या फिर कैसे भी, देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 99, अगर सेक्शन 99 के प्रावधान को फॉलो करके ही कोई ऑर्डर और किसी एक्शन जो गुड फेथ में लिया गया था सेक्शन 98 के प्रावधान के अंतर्गत, तो तभी सेक्शन 99 के प्रावधान फॉलो करके उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है कोर्ट में या फिर अदरवाइज, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 98 का सब सेक्शन 3। तो किसी अखबार में, किसी बुक में या किसी अदर डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा आइटम है, कुछ ऐसी पब्लिकेशन है जो कि अपराध बना रही है, सेक्शन 152 का, सेक्शन 196 का, सेक्शन 197 का, सेक्शन 294 का, सेक्शन 295 का, सेक्शन 299 का भारतीय न्याय संहिता की, तो उस न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट की हर एक कॉपी को राज्य सरकार फॉरफिटेड डिक्लेयर कर देगी, जब्त डिक्लेयर कर देगी, मतलब फॉरफिटेड मतलब अपने पास जब्ती के ऑर्डर कर देगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, कि कौन ही एक अखबार की कॉपी, एक न्यूज़पेपर की, एक अखबार की कॉपी, एक बुक की कॉपी और एक अदर डॉक्यूमेंट की कॉपी को फॉरफिटेड डिक्लेयर कर सकता है, तो वो है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कोई भी मैजिस्ट्रेट, एक पुलिसकर्मी जो कि SI की रैंक के ऊपर का होगा, उसको एंटर और सर्च के वारंट दे देगी कि आप जाके किसी भी कॉपी को जो कि राज्य सरकार ने फॉरफिटेड डिक्लेयर कर दिया उसको ढूंढ करके लाओ, उसको जब्त करो, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 98 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन
99 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बताता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। अब सीधा सीधा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी। कौन लगाएगा भाई? जिस अखबार की पब्लिकेशन फॉरफिटेड डिक्लेयर हुई है, जिस बुक कंपनी की पब्लिकेशन फॉरफिटेड डिक्लेयर हुई है, जबकि जिस व्यक्ति का वो डॉक्यूमेंट था उसकी पब्लिकेशन फॉरफिट डिक्लेयर हुई है राज्य सरकार द्वारा। तो अब वो व्यक्ति हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी कि आप क्या करो उच्च न्यायालय साहब, जस्टिस साहब जी, आप इस फॉरफीचर को जो राज्य सरकार ने फॉरफीचर डिक्लेयर कर दी इसको सेट असाइड कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए सेक्शन 99 का सबसेक्शन 1, एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी हित है, मतलब इंटरेस्ट है, या तो उसके स्टेक्स लगे पड़े हैं उसमें, या वो कोई एक रीडर भी है, एक पढ़ने वाला भी, तो एक पढ़ने वाला एक व्यक्ति एक रीडर है न्यूज़पेपर का, वो डेली रीड करता है, वो न्यूज़पेपर आ नहीं रहा है, तो भाई उसका भी इंटरेस्ट पैदा हो गया ना। तो यही कह रहा है, या तो जिसके स्टेक्स लगे हुए हैं वो अप्लाई कर देगा, या फिर जो एक पढ़ने वाला है उस न्यूज़पेपर को, बुक को या तो डॉक्यूमेंट को, वो भी अप्लाई कर सकता है। कहाँ कर देगा? एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट, किसी भी व्यक्ति का कोई भी हित है, इंटरेस्ट है, कहाँ पर है? किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी बुक में, किसी भी डॉक्यूमेंट में। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 98, और जिसके संदर्भ में उस न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट के संदर्भ में सेक्शन 98 के प्रावधान के तहत डिक्लेरेशन फॉरफीचर की लागू की जा चुकी थी। अब देखिए क्या होगा, मे, तो अब क्या होगा, मे विद इन 2 मंथ्स, अब 2 महीने के अंदर अंदर वो व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट है वो 2 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करेगा। और कहाँ करेगा? वो 2 महीने कब से कैलकुलेट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, जब से 2 महीने जब से कैलकुलेट होंगे, 2 मंथ्स जब से कैलकुलेट होंगे, जब से राज्य सरकार ने ऑफिशियल गैजेट में वो डिक्लेरेशन घोषणा की है उस न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट की फॉरफीचर के लिए। ठीक है, अप्लाई टू द हाई कोर्ट, और कहाँ अप्लाई करेगा? उसकी सेट असाइड के लिए उच्च न्यायालय में। टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन ऑन द ग्राउंड डेट, कि उच्च न्यायालय में अप्लाई करेगा वो व्यक्ति जिसका कोई इंटरेस्ट है कि सेट असाइड कर दीजिए जज साहब, जस्टिस साहब, इस डिक्लेरेशन को। डेट द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर, और किस ग्राउंड्स पर, क्या आधार रखेगा? डेट द इशू ऑफ न्यूज़पेपर की जो मुद्दा है न्यूज़पेपर में, और द बुक और अदर डॉक्यूमेंट, इस बुक में या अदर डॉक्यूमेंट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन वाज मेड, जिसके संदर्भ में डिक्लेरेशन घोषणा मेड की गई थी, डिड नॉट कंटेन एनी सच मैटर, तो उस न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट में कोई भी मैटर, ऐसा मुद्दा जो कि सेक्शन 152, 196, 197, 294, 295, 299 को अट्रैक्ट करे भारतीय न्याय संहिता के, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। तो वो प्रार्थना करेगा हाई कोर्ट में 2 महीने के अंदर अंदर वो व्यक्ति जिसका कोई इंटरेस्ट है उस न्यूज़पेपर बुक या अदर डॉक्यूमेंट में, कि इस डिक्लेरेशन को सेट असाइड कर दीजिए। ठीक है, जो कि डिक्लेरेशन मेड की थी सेक्शन 98 के सबसेक्शन 1 के तहत राज्य सरकार ने। अब देखिए सेक्शन 99 का सबसेक्शन 2, एवरी सच एप्लीकेशन शैल, तो हर एक एप्लीकेशन जो ये सेट असाइड के लिए लगेगी डिक्लेरेशन के, शैल तो मैंडेटरी है, क्या होना चाहिए उसमें? वे द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर जजेस, जहाँ एक हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में 3 या 3 से ज़्यादा जजेस हैं, बी हर्ड एंड डिटरमाइंड बाय स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, तो सुनवाई की जाएगी उस एप्लीकेशन की और तय किया जाएगा, उस एप्लीकेशन की डिसाइड की जाएगी एक स्पेशल बेंच जो कि उच्च न्यायालय में कंपोज की जाएगी ऑफ 3 जजेस, तो 3 जजेस उस एप्लीकेशन को सुनेंगे। ठीक है, एंड वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 3 जजेस, और किसी उच्च न्यायालय में अगर 3 जजेस से कम है, सच स्पेशल बेंच शैल बी कंपोज ऑफ ऑल द जजेस ऑफ दैट कोर्ट, तो अब उस हाई कोर्ट में जहाँ 3 जजेस से ज़्यादा कम है, तो अब उस एप्लीकेशन को कितने जज सुनेंगे? जितने भी जज उस हाई कोर्ट में प्रेजेंट है। तो मतलब 1 है तो भाई 1 तो सुनेगा, जनरल रूल है, लेकिन 2 हैं तो 2 सुनेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी जो जनरल रूल है कि भाई स्पेशल बेंच फॉर्मुलेट होगा उस एप्लीकेशन को सुनने के लिए, तो उसमें कितने जजेस बैठेंगे स्पेशल बेंच में? 3 जजेस। ठीक है, और लेस देन 3 जजेस हैं तो ऑल द जजेस को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, सॉरी, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 99 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 99 का सबसेक्शन 3, जो कि बताता है ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन, जब सुनवाई हो रही है इस एप्लीकेशन की, जो सेट असाइड एक फॉरफीचर को सेट असाइड करने के लिए एक व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट था एक न्यूज़पेपर है, बुक में, अदर डॉक्यूमेंट में, उसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाई, तो उस एप्लीकेशन की अब सुनवाई हो रही है। तो देखिए क्या होगा, विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर एंड एनी कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर में बी गिवन इन एविडेंस, तो उस न्यूज़पेपर की डिक्लेरेशन को, जो फॉरफीचर की डिक्लेरेशन की, उसको सेट असाइड की सुनवाई चल रही है। तो अब कोई भी न्यूज़पेपर की जो कॉपी है, नकल है, वो गवाही के रूप में दी जा सकती है, तो ऑब्वियसली किस द्वारा दी जाएगी? या तो भाई जो व्यक्ति बताता है जिसके इंटरेस्ट है उस न्यूज़पेपर में, बुक में या अदर डॉक्यूमेंट में, कि सर देख लीजिए, आप पढ़ के खुद देख लीजिए क्या इसमें
राज्य सरकार को लगा कि इसमें गड़बड़ी वाली बात है तो उन्होंने फोरफीचर डिक्लेयर कर दिया। नहीं, तो आप या तो प्रोसिक्यूशन दिखा सकती है हाई कोर्ट को, या फिर वो व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट है वो भी पेश कर सकता है। अब देखिए, इन एड ऑफ द प्रूफ ऑफ द नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड, और किसकी एड में एविडेंस के रूप में वो दिया जा सकता है, या तो एप्लीकांट के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा। प्रूफ ऑफ द नेचर और टेंडेंसी ऑफ द वर्ड, किस श्रेणी के शब्द हैं, किस टेंडेंसी के शब्द है जो इस न्यूज़पेपर बुक या अदर डॉक्यूमेंट में लिखे गए हैं। साइंस, किस श्रेणी के साइंस हैं, और विजिबल रिप्रेजेंटेशन किस श्रेणी की है इस अखबार में, इस बुक में, इस अदर डॉक्यूमेंट में, ताकि राज्य सरकार ने तभी इसको फोरफिट डिक्लेयर किया है। ठीक है, कंटेन इन सच न्यूज़पेपर, और कंटेन है इस न्यूज़पेपर में, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर वॉज मेड, और जिस संदर्भ में न्यूज़पेपर की फोरफीचर डिक्लेयर की गई थी राज्य सरकार ने। तो मोटी मोटी बात है, एप्लीकांट जिसका कोई इंटरेस्ट था एक न्यूज़पेपर बुक या फिर अदर डॉक्यूमेंट में, और उसने एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट में विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फोरफीचर इन द ऑफिशियल गैजेट, तो अब वो हाई कोर्ट में एविडेंस दे देगा उस न्यूज़पेपर की, उस बुक की, उस अदर डॉक्यूमेंट की कॉपी कि सर आप देख लीजिए इसमें कुछ नहीं है। राज्य सरकार ने तो फालतू में इसको फोरफिटेड डिक्लेयर कर दिया है। या फिर राज्य सरकार अपने सबूत के रूप में कोर्ट में वो अखबार की कॉपी दे सकती है, और वो क्या दिखाएगी, इधर देख लीजिए इस न्यूज़पेपर में ये वर्ड लिखे हुए हैं, ये बहुत गंदे वर्ड्स हैं, ये इसमें साइंस लिखे हुए हैं, ये साइंस बहुत गंदे, ये विजिबल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपत्तिजनक है, तो इसलिए हमने फोरफिटेड डिक्लेयर किया। तो अब हाई कोर्ट अकॉर्डिंगली अपना फैसला सुनाएगी। अब देखिए सेक्शन 99 का सबसेक्शन 4, द हाई कोर्ट शैल, तो हाई कोर्ट अब क्या करेगी, उच्च न्यायालय क्या करेगी, शैल इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड एट द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और द बुक और द डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन हैज बीन मेड, तो अगर हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं होती है कि जो इशू है इस न्यूज़पेपर में, बुक में या फिर अदर डॉक्यूमेंट में जिस संदर्भ में एप्लीकेशन मेड की गई है सेट असाइड करने के लिए, कंटेन एनी सच मैटर, कि इसमें तो कोई भी ऐसा मैटर नहीं है, हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं होती है, तो देखिए एज इज रेफर टू सबसेक्शन 1 ऑफ 98 सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर। अगर हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाती है एप्लीकांट जिसने सेट असाइड ऑफ फोरफीचर की एप्लीकेशन लगाई थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाती है कि इस न्यूज़पेपर में, बुक में और इस अदर डॉक्यूमेंट में कोई भी ऐसी गंदे वर्ड्स, गंदे साइंस या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन गंदी वाली नहीं है, तो हाई कोर्ट सेट असाइड कर देगी उस डिक्लेरेशन को जो कि राज्य सरकार ने मेड की थी। ठीक है, एक अखबार के लिए, एक बुक के लिए, अदर डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, और वो डिक्लेरेशन राज्य सरकार ने कौन से सेक्शन के अंतर्गत मेड की थी, सेक्शन 98 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। ठीक है, तो सेट असाइड हाई कोर्ट कौन से सेक्शन के अंतर्गत करेगी, सेक्शन 99 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 99 का सबसेक्शन 5, वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जहाँ फर्क आ जाते हैं ओपिनियन में, राय में, अमंग द जजेस फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच, और उन जजेस के जिन्होंने स्पेशल बेंच फॉर्म किया था और वो एप्लीकेशन टू सेट असाइड द फोरफीचर सुन रहे थे। ठीक है, अब देखिए द डिसीजन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द जजेस। अब जो मेजॉरिटी का डिसीजन रहेगा वो प्रिवेल करेगा। अब मान के चलिए 3 जजेस का रूल है कि 3 जजेस एक फोरफीचर को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन सुनेंगे। अब दो जजेस तो मानते हैं कि फोरफीचर को सेट असाइड नहीं करना चाहिए, और एक मानता है कि फोरफीचर को सेट असाइड कर देना चाहिए। तो अब 2 जजेस का डिसीजन प्रिवेल करेगा, जो पब्लिकेशन है जो कि फोरफिटेड होगी तो उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। और एक जजेस, अब दूसरी तरफ एग्जांपल लेते हैं, 2 जजेस तो मानते हैं कि जो राज्य सरकार ने एक अखबार, एक बुक, एक न्यूज़पेपर, एक बुक या अदर डॉक्यूमेंट को फोरफिटेड डिक्लेयर कर दिया था, तो 2 जजेस तो मानते हैं उस स्पेशल बेंच के कि हाँ ये फोरफीचर गलत थी, तो हमें इस फोरफिटर को जो डिक्लेयर की गई थी राज्य सरकार ने, इसको सेट असाइड कर देना चाहिए। तो 2 जजेस तो मानते हैं कि कर देना चाहिए, एक मानते नहीं करना चाहिए। तो किसका डिसीजन प्रिवेल करेगा, मेजोरिटी का। जो दो जजेस मानते हैं कि इस फोरफीचर को हमें सेट असाइड कर देना चाहिए, तो उनका डिसीजन प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 99 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो अब एक बार सेक्शन 99 दोबारा से पढ़ो, मैं एक बार पानी की सिप पी लेता हूँ। ठीक है, एक बार आप सेक्शन 99 पढ़ो, मैं एक बार पानी की सिप पी लेता हूँ, तो मैंने AC बंद किया था भाइयों। तो अब हमारा 99 हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 100 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, अब खोजा भी नहीं होगी उन व्यक्तियों की जिनको कि
गलत तरीके से रॉन्गफुली कन्फाइंड बंधक बना लिया गया, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 100 की बॉडी में पढ़ रहा हूँ। इफ एन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, अगर किसी डीएम साहब को, जिला अधिकारी साहब को, एसडीएम साहब को या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब को क्या होता है, हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड, उनको डीएम साहब को, एसडीएम साहब को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब को यकीन करने के कारण आ जाते हैं कि किसी व्यक्ति को कन्फाइन किया गया, मतलब बंधक बना लिया गया है, अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, और उन हालातों में उस व्यक्ति को बंधक बनाया गया है कि वो उसका बंधन, उस व्यक्ति का बंधक, उस व्यक्ति को रखा गया है कि वो बंधक, वो रखना उस व्यक्ति का एक अपराध बन रहा है। अब देखिए ही मे इशू अ सर्च वारंट, तो अब डीएम साहब, एसडीएम साहब या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब एक सर्च वारंट इशू कर देंगे। एंड द पर्सन टू होम सच वारंट इज डायरेक्टेड, और एक जिस व्यक्ति को, अब ये पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है या एक प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकता है। देखिए जिस व्यक्ति को अभी सर्च वारंट निर्देशित किया गया है डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब ने, वो व्यक्ति क्या करेगा, मे सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड, तो वो व्यक्ति सर्च करना है, छानबीन उसकी व्यक्ति की जो कन्फाइंड किया गया है, जिसको बंधक बना लिया गया, उसको ढूंढने लग जाएगा। अब देखिए एंड सर्च शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस देयरविद, अब जो सर्च होगी, जो यह सर्च होगी एक कन्फाइंड व्यक्ति की, तो वो जो उस सर्च वारंट में जो प्रावधान, जो निम्नलिखित जो प्रावधान वो फॉलो किए जाएंगे, और जो हमारे चैप्टर 7 के प्रावधान है, चैप्टर 7 के जो प्रावधान है वो फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं ना, तो उसके प्रावधान फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, चैप्टर 7 के प्रावधान फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। हाँ चैप्टर 7 ही पढ़ रहे हैं, शोर कर रहा था मैं अपने आप को। अब देखिए क्या होगा फिर, एंड द पर्सन इफ फाउंड, और जिस व्यक्ति को अब बंधक बनाया गया था और डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब ने एक सर्च वारंट निकाल दिया था, और वो सर्च वारंट अब निर्देशित किया गया था कि एक प्राइवेट व्यक्ति को, एक पुलिसकर्मी को, और वो पुलिसकर्मी या प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जिस व्यक्ति को बंधक बनाया गया था। अब देखिए शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट, अब उस व्यक्ति को जो कि एक रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया था एक दूसरे व्यक्ति द्वारा, तो अगर वो व्यक्ति एक जो व्यक्ति सर्च कर रहा है उसको मिल जाता है, तो वो इमीडिएटली तुरंत की तुरंत उसको ले जाएंगे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, और कौन से मैजिस्ट्रेट के सामने, डीएम के सामने, एसडीएम के सामने या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने। अब देखिए हु शैल मेक सच ऑर्डर एज इन द सर्कमस्टांस ऑफ द केस सीम्स प्रॉपर, फिर अब मैजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम, डीएम या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब एक और ऑर्डर मेक करेंगे जो भी फिर उस हालात में जो ऑर्डर करना बनता हो, ठीक है। अब वो व्यक्ति जिसको रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया था उसको मिल जाता है, एक पुलिसकर्मी को या फिर एक प्राइवेट व्यक्ति को जिसको मैजिस्ट्रेट साहब ने सर्च वारंट डायरेक्ट किया था, अब वो सीधा वो व्यक्ति जो कि सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा था, वो उस व्यक्ति को जो मिल जाता है, कन्फाइंड था, उसको उठा के मैजिस्ट्रेट साहब के सामने लेकर जा सकता है। अब वो व्यक्ति जो कन्फाइंड था वो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके बोलता है, सर मेरे को तो किसी ए ने बंधक बना लिया था, अपने घर में अपनी कोठरी में रोके हुए रखा था और मेरे को तो बहुत पीटा ये वो। अब सर्कमस्टांसेस केस के क्या करते हैं, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने ले जाया गया तो तुरंत जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब वहाँ संज्ञान ले लेंगे, और अब वो एक ऑर्डर पास करेंगे, और वो ऑर्डर इन इटसेल्फ एफआईआर का काम करेगी, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 100 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरा। तो इसमें अंडरलाइन कर लेंगे कि कौन कौन यहाँ निर्देश दे सकती है सर्च वारंट की, डीएम, एसडीएम और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, और सर्च वारंट की, और एंड टू द पर्सन टू होम, और पर्सन, अब ये पुलिसकर्मी नहीं लिखा, स्पेसिफिक कोई भी पर्सन हो सकता है, प्राइवेट भी और पब्लिक ऑफिसर पुलिसकर्मी भी हो सकता है, ठीक है। इफ फाउंड को भी कर लेंगे, और अब हमारे सेक्शन 100 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा हुआ। हम पढ़ेंगे सेक्शन 101 जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और हम जो सेक्शन 100 उसके साइड में, जो सेक्शन 100 अभी मैंने पढ़ाया था ना 1 मिनट पहले, उसके साइड में हम लिख लेंगे मिनी हैबियस कॉर्पस, ठीक है। क्या लिख लेंगे, मिनी हैबियस कॉर्पस, ठीक है, ये एक मिनी हैबियस कॉर्पस है। अब भाई मिनी हैबियस कॉर्पस है, अब जो हैबियस कॉर्पस की जो रिट है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो इशू करते हैं, तो वो क्यों करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति टू प्रेजेंट द बॉडी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर देंगे हैबियस कॉर्पस की टू प्रेजेंट द बॉडी, कि हमारे समक्ष उस व्यक्ति को जो रिट में जो नेम्ड है उसको हमारे समक्ष लेके आया जाए। तो अब ये सेक्शन 100 में भी BNSS के
डीएम साहब, एसडीएम साहब, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब एक ऑर्डर इशू कर देंगे, जो कि क्या होगा, यही होगा कि उस व्यक्ति को ढूंढा जाए, हमारे समक्ष लाया जाए। तो सेक्शन 100 हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मिनी हैबियस कॉर्पस भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 101 जो कि बताता है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स। अब कोई महिला अगवा कर ली गई थी, उसको उनका अगवा हो गया था, अब शक्ति है कि उनकी रिस्टोरेशन, जहाँ से उनको अगवा किया था वहीं उसकी रिस्टोरेशन, मतलब उनको उसी जगह पर पहुंचाया जाए। तो एक पावर है कि विवश कर सकते हैं अगवा महिला जो हुई थी उसको उसी जगह पर रिस्टोर करवाने के लिए। मतलब एक महिला को अगवा कर लिया गया था गुड़गांव से, और उसको अगवा करके यूपी उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट करवा दिया गया था। अब तो सेक्शन 101 के तहत एक ऑर्डर पास करेंगे जो हमारे रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज हैं, और उस ऑर्डर में क्या होगा, विवश कर देंगे उस महिला को यूपी से लेकर दोबारा आओ और रिस्टोर करो, उसको गुड़गांव में दोबारा ले आओ। तो ये हमारा सेक्शन 101 में होता है। बॉडी पढ़ेंगे, अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द अबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ वुमन, एक दरख्वास्त मेड होती है और शपथ पर की जाती है दरख्वास्त मेड, और किस बारे में, ऑफ द अबडक्शन की एक अगवा हो गया है, और अनलॉफुल डिटेंशन या फिर गैर कानूनी तरीके से, मतलब अनलॉफुल तरीके से बंधक बनाया गया है एक महिला को, इस बारे में कंप्लेंट ओथ पर मेड होती है। अब देखिए क्या होगा, और अ फीमेल चाइल्ड फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस, या फिर अबडक्शन कर लिया गया है या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए एक फीमेल चाइल्ड का जो कि बच्ची है, और उसका अनलॉफुल पर्पस के लिए अबडक्शन। और देखिए तो अब कौन ऑर्डर पास करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो डीएम साहब, ठीक है, एसडीएम साहब या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब क्या करेंगे, मे मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी। तो एक ऑर्डर मेड करेंगे डीएम साहब, एसडीएम साहब और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब कि उस अबडक्टेड महिला को, अबडक्शन भाई कोई अपराध नहीं होता जब तक कि उसमें कोई अनलॉफुल किसी और मतलब फर्दर कोई उसमें अपराध ना हो जाए। भले एक सिंपल अबडक्शन कोई अपराध नहीं है जब तक कि उसको एक अनलॉफुल पर्पस के लिए किसी को अगवा किया गया हो। ठीक है, अबडक्शन नॉर्मली अपराध नहीं है, किडनैपिंग है, अबडक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अबडक्शन जब अपराध बन जाता है जब एक व्यक्ति को अगवा करके उससे कोई और ऑफेंस उस पर हुआ जाना होता है, वो अपराध बन जाता है। तो यही कह रहा है, अब डीएम साहब, एसडीएम साहब, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब क्या करेंगे, मे मेक एन ऑर्डर, एक ऑर्डर मेक करेंगे फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन, की तुरंत रिस्टोरेशन हो उस महिला को और उस बच्ची को जहाँ से लेके गए हो वहीं उसको ले आओ, ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी, और उस महिला को क्या कर दो, उसकी लिबर्टी पर, उसको उसके हाल पर छोड़ दो, जहाँ वो थी उसको वहाँ रिस्टोर कर दो, उसको छोड़ के चले जाओ। अब देखिए, और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर पेरेंट्स, या उस फीमेल चाइल्ड को जो कि अगवा कर ली गई थी किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए, उसको उस फीमेल चाइल्ड को उसके माता पिता के पास छोड़ जाओ, गार्जियन उस फीमेल चाइल्ड को उसके गार्जियन के पास छोड़ जाओ, और अदर पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज, या फिर कोई भी व्यक्ति जो लॉफुल चार्ज रखता है उस फीमेल चाइल्ड के ऊपर उसके पास छोड़ जाओ, ऑफ सच चाइल्ड, एंड मे कंपेल कंप्लाइंस, और डीएम साहब, एसडीएम साहब और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब कंप्लाइंस के लिए विवश कर देंगे विद सच ऑर्डर, उस ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए विवश कर देंगे। ठीक है, मजबूर कर देंगे जिसने अबडक्ट किया है कि लेके आना ही पड़ेगा, वरना बहुत बुरे नतीजे फेस करने पड़ेंगे। अब देखिए, यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, और जितना उनको ये एक महिला अबडक्टेड महिला को, एक अबडक्टेड बच्ची को उसके माता पिता के पास रिस्टोर करवाना है, गार्जियन के पास रिस्टोर करवाना है, या वो महिला जो बच्ची नहीं है, बच्ची अगर रिस्टोर करवाएगा एसडीएम या डीएम या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो उसके पेरेंट्स या गार्जियन के पास करवाएगा। अगर कोई नॉर्मल महिला है उसको अपडेट कर लिया गया अनलॉफुल पर्पस के लिए, तो उसको जिस जगह पर वो रहती थी उस जगह पर उसको रिस्टोर करवा दिया जाएगा। और यह इस ऑर्डर को कंप्लाइंस करवाने के लिए मैजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब हर संभव घोड़े दौड़ा देंगे और हर संभव फोर्स का इस्तेमाल कर देंगे। अगर आर्मी बुलानी पड़ेगी तो आर्मी भी बुलवा देंगे। अगर पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर रैंक के, एसीपी रैंक के लाइन लगानी पड़े एक महिला के रिस्टोरेशन के लिए तो लाइन लगवा देंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब और एसडीएम साहब। ठीक है, तो हम इसमें अंडरलाइन कर देते हैं वही जो ओथ को अंडरलाइन कर देते हैं, कंप्लेंट को अंडरलाइन कर लेते हैं, अबडक्शन को अंडरलाइन कर लेते हैं, डीएम को अंडरलाइन कर लेते हैं, एसडीएम को अंडरलाइन कर लेते हैं और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अंडरलाइन कर लेते हैं और लिबर्टी को और इस वर्ड फोर्स को। ठीक है, तो ये हमारे कीवर्ड्स है इस सेक्शन में। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का पार्ट सी जो कि बताता है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेज। अब इन वाले पार्ट सी में सारे जनरल सर्च के प्रोविजंस दे रखे हैं। अब सेक्शन 102, 103, 104, 105 अब जनरल सर्च के प्रोविजन 102, 103 और 104 में दे रखे। ठीक है,
फिर इसमें हमारा चैप्टर 7 में मिसलेनियस पार्ट डी आ जाएगा, जिसमें सेक्शन 105 से लेकर 110 तक दिए हुए हैं। ठीक है, अब तो हम इसको मेंशन कर लेंगे, 105 से लेकर 110 तक दिए गए हैं पार्ट डी ऑफ चैप्टर 7 में, और सी में दिए गए हमारे 102 से लेकर 104 तक। तो हम इस वाली क्लास में सेक्शन 102, 103 और 104 पढ़ेंगे। फिर हम चैप्टर 7 का जो पार्ट डी है, जो हमारा फाइनल पार्ट है, उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट में हमसे अब 3 सेक्शन ही पढ़े जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, हर एक चीज़ में इंटरप्रिटेशन से बता रहा हूँ और जान लगती है बताने में। ठीक है, जान लगती है, ताकत लगती है। तो अब पढ़ते हैं हम चैप्टर 7 का पार्ट सी का सेक्शन 102 ऑफ BNSS, जो कि बताता है डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट्स। अब क्या निर्देश वगैरह लिखे जा सकते हैं सर्च वारंट्स में, तो वो बता रहे हैं 102। अब देखिए, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 एंड 81 शैल। तो जो प्रावधान है BNSS के, कौन से वाले प्रावधान? सेक्शन 32, सेक्शन 72, सेक्शन 74, सेक्शन 76, सेक्शन 79, सेक्शन 80 और सेक्शन 81। तो शैल ये लगेंगे, कहाँ लगेंगे? सो फार एज में भी अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट्स। तो अब ये वाले प्रावधान जो अभी मैंने गिनवाई, ये अप्लाई होंगे हर एक सर्च वारंट पर, हर एक छानबीन वाले वारंट पर। इशूड अंडर सेक्शन, और जो इशू किए जाते हैं जो सर्च वारंट, कौन से सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 96 के अंतर्गत, सेक्शन 97 के अंतर्गत, सेक्शन 98 और सेक्शन 100 के अंतर्गत। तो मतलब सेक्शन 96, सेक्शन 97, सेक्शन 98 और सेक्शन 100 को पावर मिलेगी कौन से सेक्शन से? सेक्शन 32 से, 72 से, 74 से, 76 से, 79 से, 80 से और 81 से। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात है, जो सर्च वारंट इशू होते हैं सेक्शन 96 के तहत, 97 के तहत, 98 के तहत और 100 के तहत, तो उनको बैकअप देगा कौन से सेक्शन बैकअप देंगे BNSS के? 32, 72, 74, 76, 79, 80 एंड 81 ये पावर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात हमें सेक्शन 102 ऑफ BNSS बता रहा है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 103 ऑफ BNSS, जो कि बताता है पर्सन्स इंचार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। अब जो व्यक्ति इंचार्ज होते हैं एक बंद जगह के, और जहाँ पर उस बंद जगह में सर्च होनी है, तो वो पर्सन इंचार्ज क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे उस व्यक्ति को जो सर्च करने आए कि आप खोजबीन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 103 की इंडेक्स हम पढ़ेंगे। बॉडी सेक्शन 103 सब सेक्शन 1, वेन एवर एनी प्लेस लाइबल टू सर्च। जब कभी भी एक जगह जिसको कि सर्च किया जाना है उसमें खोजा भी नहीं होनी है। अब देखिए, और इंस्पेक्शन अंडर दिस चैप्टर इज क्लोज्ड, या फिर उस जगह की इंस्पेक्शन होनी है इस चैप्टर 7 के तहत और वो जगह बंद है। अब देखिए, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, तो कोई भी व्यक्ति उस जगह में रिजाइड कर रहा है, मतलब भाई बाहर से रात का टाइम हो गया, शटर बढ़ा दिया होगा, डोर क्लोज कर दिए होंगे, तो एक व्यक्ति अंदर सो रहा है, तो वो कह रहा है एनी पर्सन रिजाइडिंग है, तो कोई भी व्यक्ति उस जगह के अंदर है जो रिजाइड कर रहा है और प्लेस क्लोज्ड है। तो देखिए क्या होगा, और बीइंग इंचार्ज हो गया, कोई भी व्यक्ति है जो उस प्लेस का जिसमें सर्च होनी है उसका इंचार्ज है, मतलब उसका देखभाल करता है। और देखिए, ऑफ सच प्लेस, उस जगह का, शैल ऑन डिमांड ऑफ द ऑफिसर और अदर पर्सन, तो उसको उस पर्सन को जो रिजाइड इन कर रहा है या फिर वहाँ पर इंचार्ज है उस जगह का जिसकी सर्च होनी है और वो क्लोज्ड है, तो कोई भी पुलिसकर्मी या फिर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो कि सर्च मेड करेंगे वो डिमांड करेंगे उससे क्या? एग्जीक्यूटिंग वारंट। जो भी पुलिसकर्मी या फिर प्राइवेट व्यक्ति सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति को जो कि वहाँ रिजाइड इन कर रहा है या फिर वो वहाँ इंचार्ज है उस क्लोज जगह का, तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेगा वो व्यक्ति? एंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द वारंट, और उस व्यक्ति को जो उस क्लोज प्लेस का इंचार्ज है फिर वो रिजाइड कर रहा है उसमें, उसको सर्च वारंट, पुलिस ऑफिसर या वो प्राइवेट व्यक्ति जो सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसको वारंट दिखाएंगे और क्या करेंगे? अलाउ हिम फ्री इंग्रेंस। तो अब वो व्यक्ति जो क्लोज प्लेस का जहाँ सर्च होनी है वहाँ वो रिजाइड कर रहा है, मतलब अंदर वो रुकता है, मतलब अंदर वो रुका हुआ सोया हुआ है, तो उसको जगाया जाएगा पुलिसकर्मी द्वारा और प्राइवेट व्यक्ति द्वारा जिसको सर्च मेड करनी है और उसको सर्च वारंट दिखाया जाएगा। तो वो व्यक्ति जो इंचार्ज रखता है, जो जिसका एक प्रॉपर्टी पर इंचार्ज है वो, और वो प्लेस जगह है क्योंकि रात हो चुकी है या फिर कोई भी XYZ रीजन है, तो अब क्या होगा? वो व्यक्ति उस पुलिसकर्मी को, प्राइवेट व्यक्ति को क्या देगा? फ्री इनग्रेंस, बिल्कुल मुफ्त एंट्री देगा उस जगह में। और देखिए, देयर टू एज इट इज, जैसी वो जगह है ना जिस हालत में अब है वैसे की वैसी। अब देखिए, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर अ सर्च देयर, नो, हर मुमकिन मदद देगा पुलिसकर्मी को और उस प्राइवेट व्यक्ति को जो कि सर्च एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कौन व्यक्ति देगा? जो कि उस जगह का जहाँ सर्च मेड होनी है उस जगह में कोई इंचार्ज है को रिजाइड कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो मतलब मान के चलिए एक बड़ा सा गोदाम है कम से कम 5000 स्क्वायर यार्ड का, और वो गोदाम रात के 11 बजे एक पुलिसकर्मी जाता है सर्च करने, एक प्राइवेट व्यक्ति जाता है उसको सर्च करने, उसमें छानबीन करने, खोजाबीनी करने। अब वो रात को 12 बजे तो भाई गोदाम बंद मिलेगा, तो उसमें 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं,
जो कि उस गोदाम की गार्ड करते हैं। अब वो प्राइवेट व्यक्ति या पुलिसकर्मी गोदाम में गया, उन्होंने बोला ओए भाई उठो, हम सर्च करने आए हैं, हमारे पास ये वारंट रहा, तुम देख लो और खोलो गेट को। तो वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत गेट को खोल देंगे और हूबहू कुछ भी अंदर जाके कुछ भी भागा दौड़ी नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, हूबहू जैसे ही अब वो थे जिस सिचुएशन में वैसे ही गेट खोलेंगे और उनको उस पुलिस ऑफिसर को, प्राइवेट व्यक्ति को फ्री एंट्रेंस, मुफ्त में एंट्री दे देंगे। और अब वो व्यक्ति, वो पुलिसकर्मी जो सर्च वारंट का एग्जीक्यूट है, वो अंदर जाके गोदाम में छाना भी नहीं, खोजा भी नहीं करेंगे, ठीक है। और रीजनेबल फैसिलिटीज़, अब वो सिक्योरिटी गार्ड उस गोदाम में रीजनेबल फैसिलिटीज़ भी देंगे उन पुलिस वालों को या उस व्यक्ति को जो कि सर्च एग्जीक्यूट कर रहा है। कैसे देंगे? अब भाई उस गोदाम में रात के 12 बजे पड़े, अंधेरा ही अंधेरा है। अब भाई उनको पता है पुलिस ऑफिसर को, उस प्राइवेट व्यक्ति को, कि कहाँ से लाइट वगैरह ऑन होती है, तो उनको ही पता है ना सिक्योरिटी गार्ड को, तो सिक्योरिटी गार्ड ही उनको मदद करेंगे, सारी लाइट वो ऑन करके उनको देंगे, ठीक है। तो यह रीजनेबल फैसिलिटी का एग्जांपल था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 103 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है इफ इंग्रेंस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड, अगर एंट्री जो एक प्लेस्ड क्लोज थी और उसमें एंट्री नहीं हो पाती है फ्री, तो अब एंट्री कैसे ली जाएगी? देखिए, द ऑफिसर कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड, द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, जब जो पुलिसकर्मी है या फिर और कोई प्राइवेट व्यक्ति जो एक सर्च वारंट का एग्जीक्यूट कर रहा था, एक क्लोज प्लेस उनको मिली और उसमें एंट्री नहीं ली जा रही है, मे प्रोसीड इन द मैनर प्रोवाइड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44। तो सेक्शन 44 के सबसेक्शन 2 में जो प्रावधान दिए गए हैं ना, कि अगर एक जगह में जहाँ पे एक अरेस्टेड व्यक्ति था और पुलिसकर्मी को या प्राइवेट व्यक्ति को अंदेशा होता, यकीन करने के कारण होता था कि एक प्राइवेट जो एक अरेस्टेड व्यक्ति है वो एक घर में घुस चुका है, तो अब वो पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट व्यक्ति क्या कर रहे थे? सेक्शन 44 के सबसेक्शन 2 के तहत दरवाजे को तोड़ के घर में घुस रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भी यही होगा। सेक्शन 103 के सबसेक्शन 2 में यही कहता है, अगर एक जगह में जहाँ पे सर्च होनी है वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है पुलिसकर्मी को या प्राइवेट व्यक्ति को, और एंट्री लेना जरूरी है और वो प्लेस बंद है, तो अब कैसे उस प्लेस में घुसा जाएगा पुलिस ऑफिसर द्वारा या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा? उस प्लेस के आउटर डोर वगैरह को, खिड़की वगैरह को तोड़कर उस प्लेस में घुस जाएगा, ठीक है। और कौन से जेनेसिस फॉलो होंगे? सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो लिखा है वो वाले जेनेसिस फॉलो होंगे कि दरवाजे वगैरह को तोड़ के अंदर घुस जाओ, और अगर बाहर आना है तो किसी भी दरवाजे को अंदर वाले तोड़ के वो बाहर आ जाओ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 103 का सबसेक्शन 3, जो कि बताता है वेयर एनी पर्सन इन, जहाँ कोई भी व्यक्ति उस सर्च वाली जगह में अंदर है, और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन, या उस सर्च जहाँ हो रही है तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने आप को सर्च वाली जगह में अपने आप को छुपा रहा है। देखिए, एनी आर्टिकल, तो जहाँ पर एक सर्च कर रहा है पुलिस वाला या एक प्राइवेट व्यक्ति, तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है? जो उस जगह में है, मतलब रिजाइड कर रहा है, वो इंचार्ज है, तो वो किसी आर्टिकल को छुपा रहा है अपने पास। तो देखिए, फॉर विच सर्च शुड बी मेड, और जिसके लिए सर्च होनी चाहिए। अब देखिए, सर्च पर्सन में भी सर्च, तो उस व्यक्ति की, अब वो पुलिसकर्मी प्राइवेट व्यक्ति सर्च कर लेंगे उसके शरीर में। एंड इफ एनी पर्सन इज अ वुमेन, और अगर कोई महिला अगर एक आर्टिकल को छुपा रही थी और पुलिसकर्मी एक प्रीमिसेस में सर्च करने के घुस गया और एक महिला अपने शरीर के कोई से भाई कपड़े उपड़ों में कोई चीज़ छुपा लेती है, तो अब देखिए उस महिला की सर्च कौन करेगा? द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमेन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। तो अब सर्च उस महिला की जिसने कोई आर्टिकल अपने बॉडी पार्ट में किसी भी कपड़ों वगैरह क्लोथ में छुपा लिया, तो उसकी सर्च एक वुमेन ही करेगी, महिला ही करेगी, और स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी मतलब मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए करेगी, ठीक है। तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा होगा अगर एक महिला ने अपने पास एक महिला मान के चलो, एक महिला एक उस जगह में है जिसमें एक जगह में पुलिस ऑफिसर या किसी प्राइवेट व्यक्ति को सर्च करनी है, तो महिला ने कुछ भाई तुरंत जैसे सर्च करने पुलिसकर्मी आए, तुरंत एक चीज़ आर्टिकल अपने पास अपने छुपा के अपने यहाँ पे रख लिया, चेस्ट के अंदर रख लिया। तो अब भाई पुलिसकर्मी जो मेल पुलिसकर्मी है जो कि सर्च करने गया, वो उसको नहीं सर्च करेंगे, लेकिन उनको पुलिसकर्मियों को सस्पिशन शक आ जाता है कि इस महिला ने अपने बॉडी में कुछ छुपा लिया है, ठीक है। तो अब उसकी सर्च कौन करेगी? एक महिला ही करेगी, और वो महिला कहीं भी नहीं लिखा हुआ हमारे BNSS में कि वो महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए, वो महिला कोई भी ऑफिसर होनी चाहिए, वो नॉर्मल महिला भी हो सकती है, ठीक है। तो वहीं अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वहीं अगर कोई सर्च करने जा रहा है पुलिसकर्मी, और जिस जगह पर वो सर्च करने जा रहा है, तुरंत जो उस सर्च वाली जगह में एक व्यक्ति है और वो वहाँ का इंचार्ज है या फिर वो वहाँ रिजाइड कर रहा है, वो तुरंत एक चीज़ को छुपा के अपने अंडरवियर में डाल लेता है। तो अब मेल है और वो व्यक्ति जो अपने अंडरवियर में उस आर्टिकल को डाल लेता है और उस जगह पर सर्च भी होनी, तो अब पुलिसकर्मी या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति जो कि उसकी सर्च करने गया है उस जगह को, तो उसको सर्च कर लेगा वो मेल पुलिसकर्मी, ठीक है। यहाँ वुमेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 103 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 103 का सबसेक्शन 3। वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस
इज रीजनेबली, ओ सॉरी हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया। अब हम सेक्शन 103 का, अभी सबसेक्शन 3 मैंने पढ़ाया था, अब सेक्शन 103 का सबसेक्शन 4 हम पढ़ते। देखिए, बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, तो चैप्टर 7 में जो सर्च जो खोजाबीनी करनी है उससे पहले क्या करना चाहिए, द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट, तो जो ऑफिसर मतलब तो पुलिसकर्मी या कोई प्राइवेट व्यक्ति जब सर्च करने वाला है उससे पहले क्या करेंगे, इट शैल कॉल अपॉन 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स, तो वो पुलिसकर्मी या वो प्राइवेट व्यक्ति दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों को इंडिपेंडेंट, रिस्पेक्टेबल, इज्जतदार इनहैबिटेंट्स जो कि लोकेलिटी के हैं उनको बुला लेंगे जिस जगह पर सर्च होनी है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा गवाहों को पुलिस वाले या वो प्राइवेट व्यक्ति जिस जगह पर सर्च होनी है वहाँ पर बुला लेंगे। किस चीज़ के लिए, कि सबूत के लिए कि भाई इनकी देख रेख में सर्च की गई थी, हमने कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं किया। अब देखिए, इन विच द प्लेस टू बी सर्च, और जहाँ एक खोजाबीनी होनी है तो पुलिसकर्मी या कोई प्राइवेट व्यक्ति जो सर्च करने वाला है वो सर्च स्टार्ट करने से पहले 2 और मोर इंडिपेंडेंट, जो कि स्वयं इच्छा से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आ जाएंगे, और एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स, और इज्जतदार व्यक्ति होने चाहिए वो उसी लोकेलिटी के, तो उनको पुलिसकर्मी और प्राइवेट व्यक्ति जो सर्च करने वाला है वो बुला लेगा। ठीक है, इन विच द प्लेस टू बी सर्च, और जिस जगह पर सर्च होने वाली उस जगह में लोकेलिटी की होनी चाहिए। और अदर लोकेलिटी इफ नो सच ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द सेड लोकेलिटीज अवेलेबल, या फिर और अन्य लोकेलिटी की हो सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी लोकेलिटी, भाई कोई मान के चलिए कोई बिल्कुल खंडर में एक जगह का सर्च होना है, अब भाई खंडर के आसपास तो कौन व्यक्ति रहता है, तो अब कोई व्यक्ति नहीं है तो दूसरी लोकेलिटी से बुला लेंगे। ठीक है, यही कहता है। इज अवेलेबल और इज विलिंग टू अ विटनेस टू द सर्च टू अटेंड द विटनेस, अब जो 2 और मोर इनहैबिटेंट्स को बुलाया जाएगा तो उसको क्या बताएगा वो पुलिसकर्मी या प्राइवेट व्यक्ति कि आप अटेंड करिए और आप गवाह बनिए उस सर्च का, एंड मे इशू एन ऑर्डर इन राइटिंग टू देम और एनी ऑफ देम टू डू सो, और वो पुलिसकर्मी और प्राइवेट व्यक्ति जो सर्च करने वाला है, सर्च करने से पहले 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को रीच करता है कि आप हम एक जगह पर सर्च करने वाले, आप हमारे साथ चलिए, तो लिखित में उनको ऑर्डर दे देगा और उनको वो ऑर्डर मानना पड़ेगा। अब देखिए, सेक्शन 103 का सबसेक्शन 5, उनको वो ऑर्डर मानना पड़ेगा इन द सेंस, मतलब अगर उनके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है ना, मतलब उनका एक्सक्यूज कि वो टाल रहे हैं, कि वो नहीं आना चाह रहे, उनके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए कि भाई पुलिस वाले मदद मांग रहे हैं तो भाई कोई अर्जेंट नीड ही है, तो अगर वो टाल रहा है कि भाई हम पुलिस के फंडे में क्यों पड़े, तो नहीं, मुकदमा दर्ज हो जाएगा तुरंत। अगर एक पुलिसकर्मी आपसे डिमांड कर रहा है हेल्प की और आप मना कर रहे हो, कि वो कह रहा है कि आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आ जाइए, एक हमें जगह पे सर्च करनी है, और वो उधर व्यक्ति क्या कहते हैं, हम नहीं आ रहे, हम तेरे बाप के नौकर, हम नहीं आ रहे, तो अब तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जैसे ही पुलिस ऑफिसर को या कुछ प्राइवेट व्यक्ति को मना किया जो कि सर्च करने वाला था। ठीक है, अब सेक्शन 103 का सबसेक्शन 5, द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस, तो अब 2 या 2 से अधिक जो इनहैबिटेंट्स है लोकेलिटी के, वो अगर आ जाते हैं जहाँ पर सर्च होनी है तो वो शैल है, वो आने ही चाहिए। इसमें शैल लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें शैल लिखा है, वो जब सर्च होगी तो वो बुलाना ही चाहिए। इस चैप्टर 7 के तहत जो भी सर्च होगी, चैप्टर 7 के तहत जो भी किसी प्रावधान में सर्च होगी तो 2 या 2 से अधिक इनहैबिटेंट्स के मौजूदगी में होगी। ठीक है, और शैल वर्ड है, शैल मतलब मैंडेटरी बुलानी पड़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 103 का सबसेक्शन 5 जो कि बताता है द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस, तो जो सर्च होगी, खोजाबीनी होगी, छानबीन होगी उस प्लेस में, तो उनकी प्रेजेंस में होगी, उनकी मौजूदगी में होगी, उन गवाहों की। एंड द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च, और एक सूची बनाई जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें, वस्तुएं उस जगह पे जो जहाँ सर्च हुई है वहाँ सीज की गई, जब्त की गई हैं पुलिसकर्मी द्वारा या उस प्राइवेट व्यक्ति द्वारा जो सर्च कर रहा था। एंड ऑफ द प्लेसेज इन विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंड, और वो कौन सी जगह थी जिस प्लेस में उस प्लेस की कौन सी वो अंदर वाली जगह थी जिन पर वो वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, उनकी सूची बनाई जाएगी। अब देखिए, शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच ऑफिसर और अदर पर्सन, तो वो प्रिपेयर की जाएगी उस ऑफिसर द्वारा, पुलिसकर्मी द्वारा या उस प्राइवेट व्यक्ति द्वारा जो कि सर्च मेड कर रहा है। एंड साइन बाय सच विटनेसेस, और वो सूची जो कि कौन सी वस्तुएं उस प्लेस से जिसमें सर्च हुई है सीज की है, जब्त की है, और वो कहाँ मिली है उस प्लेस में, तो उसकी सूची बनाई जाएगी। और किस द्वारा बनाई जाएगी, पुलिसकर्मी द्वारा, उस प्राइवेट व्यक्ति द्वारा जो सर्च मेड कर रहा है, और उस पर हस्ताक्षर होंगे किनके, उन गवाहों के जो कि 2 और मोर इनहैबिटेंट्स हैं उस लोकेलिटी के। ठीक है, अब देखिए, बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन, पर कोई वो व्यक्ति जिसको पुलिस वाले जहाँ सर्च कर रहे थे वहाँ गवाह बना कर ले गए कि आपकी मौजूदगी हो जाएगी, आप गवाह बन जाएंगे और हम आपके आगे सर्च करते हैं इस प्लेस को, तो इसी के बारे में बता रखा है। बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च, को कोई भी गवाह जो कि विटनेस कर रहा है, देख रहा है उस सर्च को होते हुए, अंडर दिस सेक्शन, इस प्रावधान के तहत, सेक्शन 103 के तहत, शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट, तो उनको बोलेंगे नहीं वो पुलिसकर्मी या प्राइवेट व्यक्ति कि आप हमारे साथ कोर्ट में चलिए, एज अ विटनेस, किस रूप में, गवाह की तरह। ठीक है, ऑफ द सर्च अनलेस स्पेशली समन बाय इट, अगर कोर्ट ने समन कर दिया उन गवाहों को कि आप आ जाइए और आप गवाही दीजिए कि आपके सामने इस पुलिसकर्मी ने, इस प्राइवेट व्यक्ति ने एक प्लेस की सर्च की थी, तो अगर
कोर्ट ने सम्मन किया तभी वो गवाही देने आएंगे। जनरल रूल, अगर पुलिसकर्मी या प्राइवेट व्यक्ति उनको गवाह बनाता है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है प्रोसिक्यूशन की तरफ से बिना सम्मन भेजे गवाहने के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 103 का सब सेक्शन 5 हम पढ़ेंगे, सब सेक्शन 6 जो कि बताता है द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च। अब जो निवासी हैं जिस जगह पे, भाई जिस जगह पे सर्च हुई है उसमें कोई रहता तो होगा, तो उसी के बारे में बता रखा है। जिस जगह में कोई ऑक्यूपेंट रहते हैं ना, मतलब कोई व्यक्ति एक बिल्डिंग में रहता है जिसमें सर्च हो रही है, तो देखिए और सम पर्सन इन दिस बिहाफ, या कोई और व्यक्ति उन ऑक्यूपेंट्स के बिहाफ पर शैल इन एवरी इंस्टांस, तो हर मौके पर हर मौके पर जब भी सर्च उनके प्रीमिसेस में हो रही है तो ऑक्यूपेंट या ऑक्यूपेंट के बिहाफ पे कोई व्यक्ति क्या करेगा, बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च, तो उनको इजाजत दे दी जाएगी कि जब सर्च हो रही है उनके प्रीमिसेस में तो ऑक्यूपेंट या उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति परमिटेड इजाजत होगा कि वो भी वहाँ खड़ा रहे जहाँ पर सर्च हो रही है उनके प्रीमिसेस में, ठीक है। एंड अ कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर अंडर दिस सेक्शन, और जो लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी सेक्शन 103 के सब सेक्शन 5 के तहत जो सूची बन रही थी पुलिसकर्मी द्वारा जिसने सर्च की थी कि उसने कौन कौन से आइटम कौन कौन सी आर्टिकल सीज किए हैं, तो वो लिस्ट उस ऑक्यूपेंट को दी जाएगी। और अब देखिए साइंड बाय द सेड विटनेस, जो लिस्ट साइन की गई थी उन गवाहों के द्वारा, तो 2 या 2 से अधिक इनहेबिटेंट्स बुलाए गए थे उन द्वारा साइन की जाएगी, और वो सूची शैल बी डिलीवर टू सच ऑक्यूपेंट और पर्सन, तो वो डिलीवर भी की जाएगी उस ऑक्यूपेंट को और उस पर्सन को। मतलब सीधी सीधी बात है, सेक्शन 103 का सबसेक्शन 6 ये बता रहा है कि जिस आदमी के घर पर सर्च हो रही है तो उसको उस आदमी को या वो आदमी अगर किसी और को बता देता है कि तू भाई ये सर्च ये पुलिस वाले कर रहे हैं, ये प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है, तू यहाँ खड़ा हो जा, तो उसको खड़े होने की इजाज़त मिलेगी और उसको क्या उसके घर से सीज किया गया है वो लिस्ट वो पुलिसकर्मी उसको देगा। और कौन सी लिस्ट देगा, जो कि 2 इनहेबिटेंट जो गवाह उसने बुलाए थे ना वो साइन करी हुई लिस्ट उस ऑक्यूपेंट को जिस घर के मालिक जिस घर में सर्च हुई उसके मालिक को देगा, ठीक है। तो अब इसमें सब सेक्शन 6 में अंडरलाइन कर लीजिए साइंड बाय विटनेस वाली और डिलीवर टू सच ऑक्यूपेंट, ठीक है। बी परमिटेड भी आप लाइन कर लीजिए और कॉपी को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और ऊपर वाले सब सेक्शन 5 में भी जो कॉपी का लिस्ट था ना, लिस्ट को आप अंडरलाइन कर लीजिए। और जो इसमें वर्ड कॉपी था वो कॉपी था, चलो इसमें लिस्ट था, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 103 का सब सेक्शन 6। अब हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 7 जो कि बताता है वेयर एनी पर्सन इज सर्च अंडर सब सेक्शन 3, जहाँ एक व्यक्ति की तलाशी ली गई थी, एक पुलिसकर्मी या एक प्राइवेट व्यक्ति एक घर की तलाशी, एक किसी निवास स्थान की, एक आवास की तलाशी लेने गए थे, पर उन्होंने पहले उस निवास स्थान की तलाशी तो बाद में ली, पर उनको शक हो गया कि इस व्यक्ति ने कुछ अपने कपड़ों के अंदर, अपने बॉडी पार्ट के अंदर, मतलब कुछ अपने कपड़ों के अंदर जो छुपा रखा, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। जो सब सेक्शन 3 के अंतर्गत एक व्यक्ति की सर्च की गई थी, उसकी तलाशी ली गई थी। देखिए अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड, तो अब उस व्यक्ति के देह से, उस व्यक्ति की बॉडी से कौन कौन सी लिस्ट, मतलब कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, तो उसकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी। एंड अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन, और एक कॉपी नकल उस लिस्ट की उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जिसके शरीर से कोई ऑब्जेक्ट मिला है, कोई आर्टिकल मिला है, तो उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। वो क्या जब्त किया वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब टेकन पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड, तो जब्त नहीं किया है, एक मतलब एक व्यक्ति की सर्च करी, एक व्यक्ति की तलाशी करी, एक पुलिस ऑफिसर ने, एक प्राइवेट व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति के बॉडी से भाई कोई आर्टिकल्स वगैरह मिले जो कि पुलिस ऑफिसर को भाई सस्पिशन था, तभी तो एक व्यक्ति की तलाशी ली। अब आर्टिकल्स मिले तो भाई क्या आर्टिकल पोजीशन में उसके मिले, उस व्यक्ति की पोजीशन से, उस बॉडी की पोजीशन से, उसके कपड़े उपड़ों में, तो उसकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी क्या आर्टिकल्स उसकी पोजीशन में मिले, और वो फिर एक कॉपी उस व्यक्ति को दे दी जाएगी जिसकी बॉडी से कोई आर्टिकल्स मिले, ठीक है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 103 का सब सेक्शन 8 जो कि लास्ट हमारा सब सेक्शन 8 है 103 का, जो कि बताता है एनी पर्सन हु, कोई भी व्यक्ति जो कि विदाउट रीजनेबल कॉज, जो कि बिना किसी कारणवश क्या कर देता है, रेफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च, बिना किसी कारणवश मना कर देता है और या तो नेग्लेक्ट करता है, लापरवाही करता है, वो हाजिरी नहीं देता, अटेंड नहीं करता है और विटनेस नहीं बनता है, कहाँ पर, जहाँ की सर्च होनी है, और पुलिस ऑफिसर या कोई प्राइवेट व्यक्ति जिसको सर्च करने की अथॉरिटी है वो उसको रिक्वेस्ट करते, वो उसको बताते हैं कि आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जो मैंने बताया था ना कि लोकेलिटी के इनहेबिटेंट्स लेने पड़ेंगे और जिस जगह पर सर्च हो रही है वहाँ गवाह बनाने पड़ेंगे। अब वो व्यक्ति उनके ऊपर जो मैंने अभी बताया था कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसके ऊपर ये सब सेक्शन 8 103 का सब सेक्शन 8 कि कोई भी व्यक्ति जिसको पुलिसकर्मी या प्राइवेट व्यक्ति बताता है, बुलाता है कि आप आ जाइए, हम एक जगह पर सर्च मेट कर रहे हैं, आप हमारे गवाह बन जाइए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो देखिए कोई भी व्यक्ति जो रेफ्यूज कर देता है, मना कर देता है और बिना कोई रीजनेबल कोज, कोई कारणवश नहीं बताता है, मतलब कोई उसका कारण नहीं है मना करने का, या फिर वो नेगलेक्ट आ तो जाता है पर लापरवाही कर रहा है, वो वहाँ खड़ा नहीं रहा, बैठ जा रहा, सो जा रहा है। देखिए टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू, जब भी उसको बुलाया गया और उसने नहीं किया, नेगलेक्ट किया,
बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, और उसको ऑर्डर भी राइटिंग में दे देगा, तो उसका एक्सेप्ट भी कर, जब भी वो रेफ्यूज कर दिया और उसने वो लैंडेड करा, तो देखिए वो टेंडर टू हिम शैल बी डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 222, तो उस व्यक्ति ने अब सेक्शन 222 भारतीय न्यायिक संहिता का ऑफेंस अपराध कर दिया है। तो ठीक है, हमारा सेक्शन 103 सब सेक्शन 8 इतनी सी बात बताता है कि भाई एक पुलिसकर्मी ने या फिर एक प्राइवेट व्यक्ति ने एक सर्च मेड करनी थी, कहीं किसी प्रीमिसेस में सर्च मेड करनी थी, तो रूल हमारा क्या बताता है? रूल तो यही बताता है सेक्शन 103 में कि भाई जब भी एक सर्च मेड करने से पहले वो पुलिसकर्मी या फिर प्राइवेट व्यक्ति जो सर्च मेड करेगा वो 2 या 2 से अधिक इनहैबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी जहाँ सर्च होने वाली है वहाँ उनको बुलाएगा, और उनको बुलाने के लिए वो पुलिसकर्मी उनको लिखित में नोटिस दे देगा। तो अब सब सेक्शन 103 का सब सेक्शन 8 उन्हीं के लिए है कि भाई अब पुलिसकर्मी ने उनको बुलाया और उसको लिखित में नोटिस भी दे देगा कि आप आ जाओ सर्च मेड करो, और वो व्यक्ति अब रेफ्यूज कर देता है और उसके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, या फिर आ तो जाता है पर वो वहाँ जहाँ सर्च मेड होनी है वहाँ सो जाता है, या वहाँ वो ड्रामे कर रहा है, वहाँ मतलब वो नाच गा रहा है, तो ऐसे क्या होगा? रीजनेबल कॉज है। तो अब उस व्यक्ति ने मान लेना जो कि रेफ्यूज कर देता कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर, पुलिस वालों को ये बोलता कि तुम सर्च करो, तुम जानो, तुम बुला के लाओ, मैं तुम्हारा बाप का नौकर, वो व्यक्ति ऐसे मना कर देता ना, तो मान के चलना उसके पास कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है, तो सेक्शन 222 और भारतीय न्यायिक संहिता का उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया है। ठीक है, तो हम सेक्शन 222 इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ इसी के तहत हमारा सेक्शन 103 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 104 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि आज का हमारा लास्ट सेक्शन होगा, जो कि बताता है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन। अब एक सर्च मेड हुई थी और सर्च इलाकों के बाहर हुई थी, मतलब एक मैजिस्ट्रेट की हद, मतलब गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट ने एक सर्च वारंट इशू किया था, और वो तो गुड़गांव का मैजिस्ट्रेट तो भाई गुड़गांव में कोई सर्च करवा सकता है ना, झज्जर में, सिरसा में, फरीदाबाद में नहीं करवा सकता। तो यही कह रहा है कि एक सर्च हुई थी और कुछ थिंग्स मिली थी, तो उसका डिस्पोजल जुरिडिक्शन के बाहर भी हो सकता है। देखिए 104 का मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ, व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जब कभी भी एक सर्च वारंट एग्जीक्यूट हो रहा होता है और वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा होता है? एक लोकल जो क्षेत्रफल है कोर्ट का उससे बाहर, मतलब गुड़गांव के कोर्ट का क्षेत्रफल गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट में है, अब एक लेकिन सर्च वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है? फरीदाबाद में हो रहा है मान के चलिए। अब देखिए विच इशूड द सेम, ठीक है, एनी ऑफ द थिंग्स फॉर विच सर्च इज मेड, अब किसी भी वस्तुओं के लिए जहाँ फरीदाबाद में सर्च मेड की जा रही है आर फाउंड, वो मिल जाती है वहां पर। सच थिंग्स टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ द सेम प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजंस देयर इन आफ्टर कंटेन्ड, अब वो चीज जो मिली है तो वो क्या चीज है और वो उसकी लिस्ट बना जाएगी, उसकी सीसी बनाई जाएगी, जो कि यहाँ प्रावधान सेक्शन 103 में हमने बता दिया था कि भाई उसकी सूची बनेगी और वो सारी लिस्ट बनाई जाएगी। अब देखिए क्या होगा, शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट, तो साफ साफ एक गुड़गांव के कोर्ट ने एक वारंट कहा था सर्च वारंट की, फरीदाबाद में जाके पुलिसकर्मी साहब आप सर्च किए और पुलिसकर्मी साहब ने फरीदाबाद में जाकर वो जो वस्तु के लिए सर्च करी जानी थी वो मिल गई है वो वस्तु। अब वो पुलिसकर्मी साहब जो फरीदाबाद में सर्च कर रहे थे वो वस्तु को लेकर सीधा गुड़गांव आएंगे। अब देखिए क्या होगा, अनलेस एक्सेप्शन क्या है, नहीं आएंगे, सच प्लेस इज नियर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन देयर इन देन टू सच कोर्ट, अगर फरीदाबाद के कोर्ट, फरीदाबाद का जिस जगह पर गुड़गांव के पुलिसकर्मी ने फरीदाबाद में एक सर्च मेड की, तो वो अनलेस भाई वैसे तो जनरल रूल है कि गुड़गांव के कोर्ट में वापस आ जाएंगे अगर वो चीज़ मिल जाती है, तो ये कहते हैं अगर फरीदाबाद के जहाँ फरीदाबाद में वो सर्च मेड हो रही है उसके पास ही कोई मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है, तो भाई उस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में वो वस्तु लेके वो पुलिसकर्मी चला जाएगा। ठीक है, इन विच केस द लिस्ट और एंड थिंग्स शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर सच मैजिस्ट्रेट, और उस केस में वो चीज़ क्या, वो वस्तु क्या जिसके लिए सर्च वारंट इशू किया गया था और वो पुलिसकर्मी को मिल भी जाती है, तो वो लिस्ट बनाई जाएगी और उस वस्तु को लेके फरीदाबाद के मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। जनरल रूल तो है कि एक गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट ने एक सर्च वारंट निकाला, पुलिसकर्मी को कह दिया कि जाओ एक चीज़, एक सर्च वारंट मैं इशू कर रहा हूँ और तुम फरीदाबाद में जाके एक फलाना फलाना गांव है, फलाना सेक्टर, उसमें फलानी कोठी नंबर में एक चीज़ ढूंढ के लाओ। अब वो चीज़ उस पुलिसकर्मी को फरीदाबाद में मिल भी जाती है। अब तो जनरल रूल ये बता रखा है कि भाई जनरल रूल तो है वो पुलिसकर्मी फरीदाबाद से सीधे उस चीज़ को उठाएगा, उसकी लिस्ट रेडी करेगा और गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट के पास आ जाएगा। पर एक्सेप्शन क्या है, अगर उस फरीदाबाद की जगह के पास ही भाई मान के चलिए आसपास ही फरीदाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ कोई मैजिस्ट्रेट बैठता तो वो पुलिसकर्मी उस मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, एंड अनलेस देयर बी अ गुड कॉज टू द कॉन्ट्रेरी, और अगर पुलिस वाला और भी गुड कॉज कॉन्ट्रेरी में शो करता है कि वो उस वस्तु को जो फरीदाबाद में उसने पाई थी और कोर्ट भी फरीदाबाद का पास था, उस मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके गया, सीधा गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट के पास लाया, तो क्या होगा देखिए, सच मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर ऑथराइजिंग देम टू टेक टू सच मैजिस्ट्रेट। तो अब क्या होगा, एक तो अब जो
पुलिस वाले ने जो गुड़गांव के एक मजिस्ट्रेट साहब ने एक पुलिस वाले को ऑथराइज किया था कि भाई आप जाओ फरीदाबाद में फलाने सेक्टर में फलानी कोठी नंबर में एक चीज़ मिलेगी, आप उस कोठी में सर्च करो, अगर वो चीज़ मिल जाती है तो मेरे पास ले आना, अगर मेरे पास नहीं ला सको तो वहीं फरीदाबाद का कोई मजिस्ट्रेट अगर आसपास हो तो उससे एक ऑर्डर ले लेना, तो उनके ऑर्डर में वो चीज़ आप मेरे पास ले आना। तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन 104 हुआ, जो कि मैंने आज आपको पूरा पढ़ाया, ठीक है। तो आज हमने हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास यहीं खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको सेक्शन कौन से सेक्शन पढ़ाए, आज मैंने आपको कौन से सेक्शन पढ़ाए, जल्दी बताइए। मैं एक बार पेज फ्लिप कर लेता हूँ। मैंने आज आपको सेक्शन पढ़ाए हैं सेक्शन 96 टू सेक्शन 104, ठीक है। सेक्शन 96 टू सेक्शन 104 आज मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पढ़ा दी है, सेक्शन 96 टू सेक्शन 104। अब कल वाली क्लास में हम BNSS की सेक्शन 105 वाले प्रावधान पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए यहाँ क्लास खत्म होती है, अब हम कल की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।